जय हिंद दोस्तों, मैं मुकेश सर सचिन स्टडी सेंटर में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 12वीं रसायन विज्ञान का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो हर साल यूपी बोर्ड 2026 के लिए या हर साल पूछा जाता है, जो रासायनिक अभिक्रियाएं और उसके समीकरण। तो आइए हम जानते हैं कौन सा वह टॉपिक है जो हर साल यूपी बोर्ड 2026 में कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान में पूछा जाता है और उसको हम लोग बारीकी से अध्ययन करते हैं। तो यदि आप लोग इस चैनल पर नए हों तो इसका लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, जिससे आप लोग के दोस्त भी अच्छे नंबर गेन कर सकें यूपी बोर्ड 2026 में। तो आइए हम लोग देखते हैं पहला टॉपिक क्या है बाबू। फर्स्ट जो हम लोग का टॉपिक है या जिस पे हम लोग पढ़ेंगे वो है प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या है? प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं। क्या होता है प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाओं में? कौन कौन सा भाग होता है या कौन कौन सी प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाओं में आता है? तो आइए हम देखें 2026 के लिए कौन कौन सा इंपॉर्टेंट होने वाली है रासायनिक अभिक्रिया। तो हमारा पहला जो रासायनिक अभिक्रिया है बाबू, उसका नाम है एल्डोल संघनन अभिक्रिया। एल्डोल संघनन अभिक्रिया। एल्डोल संघनन अभिक्रिया क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे, और उसको आप लोग का जो भी है यहाँ पे नोट्स दिया जा रहा है इसको अच्छे से आप लोग बना लीजिएगा और तैयार कर लीजिएगा। तो एल्डोल संघनन अभिक्रिया क्या होता है? वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है, वे NaOH या KOH आदि की उपस्थिति में संघनित होकर क्या बनाता है? एल्डोल बनाता है। क्या बनाता है? एल्डोल बनाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। तो एल्डोल संघनन अभिक्रिया में आप लोग देखें कि अभी एक पॉइंट आया है कार्बोनिल यौगिक। क्या आया है? कार्बोनिल यौगिक। कार्बोनिल यौगिक क्या होता है बाबू कि आप लोग जानते हैं कार्बन कितने लोग को जोड़ेगा? 4 लोग को। कितने लोग को? 4 लोग को। और जब इससे द्विबंध से ऑक्सीजन परमाणु जुड़ जाता है तो इसी को हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल समूह। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप लोग जानेंगे कार्बोनिल समूह क्या होता है कि जब किसी कार्बन से कोई ऑक्सीजन परमाणु द्विबंध द्वारा जुड़ा हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्बोनिल समूह बोलते हैं। तो जो कार्बोनिल समूह वो है अगर किसी यौगिक में आ जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल यौगिक। क्या बोलते हैं? कार्बोनिल यौगिक। तो वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है। अब अल्फा हाइड्रोजन परमाणु क्या होता है वो ध्यान दीजिएगा कि किसी क्रियात्मक समूह से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका क्रियात्मक समूह CHO है। क्या है? CHO, जिसको हम लोग कार्बोनिल समूह भी बोल रहे हैं, इसको C डबल बॉन्ड O को। और इससे अगर पहला कार्बन जुटा है तो इसको अल्फा कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा कार्बन। दूसरा कार्बन जुड़ा है तो बीटा कार्बन। क्या बोलेंगे? बीटा कार्बन। और आप लोग देखिए कि इससे कितना कार्बन जुड़ा है? इस कार्बन से 1 कार्बन जुड़ा है। कितना कार्बन जुड़ा है? 1 कार्बन। तो 1 कार्बन से जितने हाइड्रोजन जुड़े रहेंगे, जितने हाइड्रोजन, उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। तो देखा जाए तो इस कार्बन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 है। कितने हैं? 3 है। तो ये आप लोग लिखे हैं वे कार्बोनिल यौगिक जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है वे NaOH या KOH आदि की उपस्थिति में संघनित होकर एल्डोल बनाता है। क्या बनाता है? एल्डोल। तो ये आपका क्या है? एल्डोल है। क्या है? एल्डोल। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें कुछ आप लोग याद करना कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पे देखिए दोनों है एल्डिहाइड के अणु है। किसके अणु है? एल्डिहाइड के। इसमें से एक H को हम इधर साइड में कर लिए हैं और इस O को और H को एक पास लेके और दोनों को आपस में जोड़ दिए तो हमारा क्या बन रहा है? एल्डोल बन रहा है। इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? एल्डोल संघनन अभिक्रिया कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा आप लोग को समझ में आया होगा। आइए हम लोग दूसरा रिएक्शन देखते हैं बाबू। दूसरा जो हम लोग का रिएक्शन है बाबू, केनिजारो अभिक्रिया। क्या है? केनिजारो अभिक्रिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा है आप लोग, तो इसको भी आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। केनिजारो अभिक्रिया क्या होता है? जब एल्डिहाइड के 2 अणु, इसमें भी एल्डिहाइड के कितने अणु लेंगे? 2 अणु लेंगे। कितने अणु लेंगे? 2 अणुओं को जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं। इसमें देखिए बाबू जो CHO समूह है इससे एक भी कार्बन जुड़ा है? नहीं जुड़ा है, केवल H जुड़ा है। तो जब एक भी कार्बन नहीं जुड़ा है तो अल्फा कार्बन है ही नहीं है। तो जब अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है। तो जिनमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होते हैं वे कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों के साथ, देखिएगा NaOH आपका कास्टिक क्षार है कि सांद्र विलयनों के साथ क्रिया कराने पर एल्डिहाइड का जो एक अणु होता है, जिसमें 2 अणु है ना बाबू, एल्डिहाइड कितने अणु है? 2। तो इसका जो एक अणु होगा वो एल्कोहल में अपचयित हो जाएगा। किसमें अपचयित हो जाएगा? एल्कोहल में, जिसको हम लोग मेथेनॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेथेनॉल। तो जो एल्डिहाइड का एक अणु होता है वह
एल्कोहल में अपचयित हो जाता है। किसमें अपचयित हो जा रहा है? एल्कोहल में अपचयित हो जा रहा है। तथा जो दूसरा अणु होता है वह अम्ल में ऑक्सीकृत हो जा रहा है। किसमें ऑक्सीकृत हो जा रहा है? अम्ल में। तो इसको हम लोग बोलते हैं सोडियम फॉर्मेट, जो एक अम्ल है। क्या है? सोडियम फॉर्मेट, सोडियम फॉर्मेट। तो आप लोग इसमें भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। याद कर लीजिए केनिजारो अभिक्रिया क्या होती है, तो कहिएगा जब एल्डिहाइड के दो अणु जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं वह कास्टिक क्षार यानी NaOH के साथ अभिक्रिया करता है, तो एल्डिहाइड का जो एक अणु होता है वह एल्कोहल में अपचयित हो जा रहा है और दूसरा जो अणु होता है वो किसमें? अम्ल में ऑक्सीकृत हो जा रहा है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? केनिजारो अभिक्रिया। तो आइए हम लोग दूसरा टॉपिक देखते हैं। इसको आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। 100% बाबू आना है तो आना है। ऐसे ही आप लोग का इंपॉर्टेंट नोट्स मैं बना के आप लोग को इस चैनल में प्रोवाइड करता रहूँगा। तो आइए जो तीसरा हेडिंग हम लोग का है क्या है, ध्यान दीजिएगा, विलियमसन्स अभिक्रिया, या इसी का एक और नाम है विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया ये क्या होता है, इसको भी आप लोग ध्यान समझिए बाबू। किसी धातु एल्का ऑक्साइड, धातु एल्का ऑक्साइड क्या होता है? यह देखिए सोडियम आपका धातु है, यह एल्किल समूह है, इसमें ऑक्सीजन लगा है, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? धातु एल्का ऑक्साइड। तो किसी धातु एल्का ऑक्साइड को किसी एल्किल हैलाइड, देखिएगा ये क्या है आपका C2H5 एल्किल है और ये हाइड्रोजन समूह का, हाइड्रोजन समूह का, इसीलिए इसको बोलते हैं एल्किल हैलाइड। क्या बोलते हैं? एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म। देखिएगा क्या करेंगे, जब गर्म करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है? ईथर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? ईथर। ईथर किसको बोलते हैं बाबू? आप लोगों को पता होना चाहिए। ROR डैश, ROR डैश को हम लोग क्या बोलते हैं? ईथर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बीच में O है और यहाँ पे R डैश है, ये क्या है? R है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ईथर। तो यहाँ पे देखिएगा जो आपका यह Na है, क्या है? Na, यह I के साथ क्या कर लेगा? अभिक्रिया करके सोडियम आयोडाइड बना लेगा और यह C2H5 जाके C2H5O में जुड़ जाएगा, तो आपका क्या बनेगा? डाई एथिल ईथर। इसमें भी किसी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है विलियमसन अभिक्रिया या विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया। तो आप लोग बता सकते हैं कि जब किसी, यहाँ से भी बता सकते हैं, धातु एल्का ऑक्साइड यानी सोडियम एथॉक्साइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सोडियम एथॉक्साइड। जब किसी धातु एल्का ऑक्साइड को एल्किल हैलाइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है? ईथर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। तो आइए अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं। अगला जो हम लोग का टॉपिक है बाबू, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंडमायर अभिक्रिया, या इसी का एक और नाम है सेंडमेयर अभिक्रिया भी बोलते हैं। तो दोनों एक ही है, आप लोग कंफ्यूजन मत रहिएगा। तो आइए देखते हैं क्या होता है। जब डाई एजोनियम लवण विलयन को क्यूप्रस क्लोराइड और HCl या क्यूप्रस ब्रोमाइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ गर्म करते हैं। किसके साथ? क्यूप्रस क्लोराइड और HCl के साथ, या क्यूप्रस ब्रोमाइड या हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ गर्म करते हैं, तो हमारा क्या होता है? जो डाई एजो समूह होता है, डाई एजो समूह। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है डाई एजो समूह। डाई एजो समूह क्या होता है? जब दो नाइट्रोजन परमाणु आपस में द्विबंध से जुड़े हों तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डाई एजो समूह। क्या कहते हैं? डाई एजो समूह। तो वही कह रहा है, जो डाई एजो समूह होता है वह क्रमशः क्लोरीन से, Br से या Cn से क्या हो जाता है? प्रतिस्थापित हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रतिस्थापित हो जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? सेंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंडमायर अभिक्रिया। अब यहाँ पे देखिए, यह जो आपका है डाई एजोनियम लवण, क्या है? डाई एजोनियम लवण, इसमें जो है आपका N2 समूह दिखाई दे रहा है, वह क्या होगा? Cl द्वारा, किसके द्वारा? Cl द्वारा प्रतिस्थापित होके क्या बनाएगा? क्लोरो बेंजीन। क्या बनाएगा? क्लोरो बेंजीन। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को अब हम लोग क्या कहते हैं? सेंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंडमायर अभिक्रिया। आइए अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं। इसको आप लोग अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, एकदम मेरा गारंटी है कि आएगा यूपी बोर्ड 2026 में तो आएगा बाबू। ठीक है, तो देखिए अगला जो हम लोग का अभिक्रिया है वो सिमिट अभिक्रिया है। क्या है? सिमिट अभिक्रिया। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिएगा ध्यान से। यह
यह प्राथमिक एमीन बनाने की एक विधि है। क्या है? आपसे कोई कहे प्राथमिक एमीन कैसे बनाएंगे तो आप बता सकते हैं कि हम लोग सीमित अपक्रिया के माध्यम से हम लोग प्राथमिक एमीन बना सकते हैं। अब आप लोग के दिमाग में जाता हो कि प्राथमिक एमीन क्या होता है, तो देखिएगा प्राथमिक एमीन किसको कहते हैं। जब जो है आपका NH2 समूह होता है, एमीन समूह, वह किससे, सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा हो। कितने कार्बन से? एक कार्बन से। चूंकि मान लीजिए एक कार्बन, तो कार्बन का 4 बंध होता है, तो हाइड्रोजन जोड़ दीजिएगा, चूंकि चारों पूरा होना चाहिए। तो एक कार्बन से जुड़ा होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राथमिक एमीन या 1 डिग्री एमीन, 1 डिग्री एमीन। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यह प्राथमिक एमीन बनाने की एक विधि है। इसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया किससे कराएंगे? हाइड्रोजोइक एसिड। हाइड्रोजोइक क्या एसिड कौन सा होता है? N3H को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजोइक एसिड के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्या करते हैं? 0 डिग्री सेल्सियस पे जब गर्म करते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है? मेथिल एमीन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? मेथिल एमीन। ये आपका CH3 को क्या बोलते हैं? मेथिल, और इसको NH2 क्या बोलते हैं? एमीन। तो मेथिल एमीन प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? सीमित अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमित अपक्रिया। अब आप यहाँ पे देख ही रहे हैं CH3COOH क्या है? मेथ एथ यानी एथेनोइक अम्ल है, वही आप लिखे हैं कार्बोक्सिलिक समूह। चूंकि इसमें COOH आ रहा है, इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बोक्सिलिक समूह बोलते हैं। तो आइए अगला हम लोग का जो अपक्रिया उसको ध्यान से देखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो आप लोग के लिए, और अच्छा से इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। आप लोग का 5 नंबर फिक्स है बाबू, यूपी बोर्ड 2026 केमिस्ट्री में। अगला जो हेडिंग हम लोग का है कार्बिल एमीन अपक्रिया। यह क्या होता है? ध्यान दीजिएगा कि एथिल एमीन, एथिल माने क्या होता है बाबू? C2H5 एमीन में NH2 यानी C2H5NH2, ये आपका एथिल एमीन हुआ। यानी एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहली KOH क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसमें OH समूह पाया जाता है, तो एल्कोहली होगा ही। ठीक है, तो आपका ये क्या है? एथिल एमीन है। क्या है? एथिल एमीन को, ये आपका क्लोरोफॉर्म होता है, याद कर लीजिएगा, CH3 होता है क्लोरोफॉर्म। तो एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक KOH के साथ जब अपक्रिया कराते हैं तो हमारा क्या प्राप्त होता है? एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, या एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। तो इस प्रकार के, इसका नाम है बाबू एथिल आइसोसाइनाइड। तो हमारा एथिल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है। तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? कार्बिल एमीन अपक्रिया। अब थोड़ा आप लोग इसको भी थोड़ा सा और अच्छे से ध्यान समझिए। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे तीरा का निशान है। किसका निशान है? तीरा। तो उसको भी हम लोग समझा दे बढ़िया से, ध्यान दीजिएगा। इधर आप जानते हैं जो नाइट्रोजन होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे तो 1s2 यानी पहला कोष में 2 इलेक्ट्रॉन तो भरा है, तो कंप्लीट है। और दूसरा कोष में देखेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन आपका दिखाई देगा। कितना? 1 2 3 4 और इधर 5 हो गया। और जो कार्बन होता है उसके पास बाबू आप लोग जानते हैं 4 होता है। कितना होता है? चूंकि कार्बन देखिएगा 6 होता है, तो 2 को तो भर गया, तो 4 को दिखाई देगा, तो यानी 2। यहाँ पे थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग को दिखा दिया जाए। N का कितना होता है? 7 यानी 1s2 2s2 2p3 और इसके पास देखा जाए कार्बन के पास तो 6 होता है, यानी 1s2 2s2 2p कितना 2। अब देखा जाए बाबू तो दूसरा कोष में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² पर निर्भर करता है। किसके निर्भर करता है? 2n² पे। तो दूसरा कोष में मैक्सिमम कितना होना चाहिए? जब 2 दूना 4 4 दूना 8, यानी कोषों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निर्भर करता है 2n² पे। किस पे? तो दूसरा कोष में देखेंगे तो 2 दूना 4 4 दूना 8 है, इसमें कितना है? 4 है। कितना है? 4। तो 4 और इसको चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा इसके पास 4 है, तो 2 तो इसके साथ मिल के बना लिया, तो ये द्विबंध दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? द्विबंध दिख रहा है ना आप लोगों को। और जो ये नाइट्रोजन है, यह 2 इलेक्ट्रॉन को जब देगा, क्या करेगा? कार्बन को देगा, तो इसका 6 को पूरा हो जाएगा। और जब दिया जाता है तो किसका निशान लगता है? तीरा का लगता है। क्या लगता है? तीरा का। तो इसको हम लोग बोलते हैं एथिल आइसोसाइनाइड। क्या बोलते हैं? एथिल आइसोसाइनाइड। तो इस प्रकार की अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? कार्बिल एमीन अपक्रिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा। तो ऐसे ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए कमेंट में ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, और मैं आगे बना सकूं। धन्यवाद।